आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ये सोमवार की शाम है, तारीख आज 24 मई है और आप अलग अलग मीडियम्स से आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं। मैं इस पॉडकास्ट का होस्ट नितिन ठाकुर हूं। अगले 30 मिनटों तक आपके साथ रहूंगा और कोशिश होगी कि दिन भर आज जो घटा वो आपको बताया जाए। कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो कुछ सवाल पैदा करती हैं, तो उनका जवाब पाने की कोशिश भी करेंगे। मसलन मोदी सरकार ने राज्यों से कहा था कि वो विदेशी कंपनियों से डायरेक्ट डील करके वैक्सीन खरीद लें, लेकिन ये मॉडल फेल होता दिख रहा है। क्यों, इसकी वजह जानेंगे। कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 3 लाख पार कर गया है, जो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन इसमें कुछ लर्निंग्स भी हैं, वो आंकड़ों की नजर से समझेंगे। पहलवान सुशील कुमार चर्चा में है खूब। एक मर्डर के आरोप में पुलिस ने उन्हें फाइनली अरेस्ट कर लिया है, लेकिन विवाद उनके पीछे पहले भी लगे रहे। मशहूर क्राइम जर्नलिस्ट शम्स ताहिर खान से पूरी कहानी सुनेंगे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अमेरिका के लिए उड़ान भर ली है, तो वैक्सीन संकट के बीच उनके इस दौरे पर सबकी नजर है। बात करेंगे कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन पहले प्रतीक से हेडलाइन सुनते हैं। भारत में जून में 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इस फेज में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू होगा। ये जुलाई के मध्य में जाकर खत्म होगा। ये देश के कुल 525 लोगों पर किया जाएगा। कोविन प्लेटफॉर्म पर 18+ लोगों के वैक्सीनेशन के लिए अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। हालांकि ये सुविधा केवल सरकारी वैक्सीन केंद्रों के लिए ही उपलब्ध है। निजी वैक्सीनेशन सेंटर के लिए फिलहाल ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक मरीज में ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी मिला है। इस शख्स में 3 तरह के फंगस पाए गए हैं। अब वरिष्ठ ईएनटी डॉक्टर उनकी जांच में जुटे हैं। कोरोना महामारी प्राकृतिक है या फिर इसे लैब में बनाया गया है? इस सवाल पर अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने ये कहा कि कोरोना एक प्राकृतिक बीमारी है। ये स्वीकार करना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि चीन में ऐसा क्या हुआ जिससे कोरोना वायरस आया। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दी है। इसके अगले 12 घंटे में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। और कोरोना महामारी से लड़ाई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आगे आया है। बीसीसीआई ने आज कोरोना से लड़ाई में भारत के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 10 लीटर क्षमता के 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स डोनेट करने का फैसला लिया है। ये तो दुनिया को पता है कि कोरोना रोकने का एक ही तरीका है, वैक्सीन, लेकिन वही अपने देश में है नहीं। वैक्सीन की बदौलत अमेरिका ने डेली केस कम करके 30,000 तक ला दिए हैं। कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं तो पहली वैक्सीन तो लगी गई है। दूसरी तरफ हम हैं जो पहले तो दुनिया को वैक्सीन बांट रहे थे और अब इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मिलेगी। मोदी सरकार पर आरोप लग रहा था कि सारे राज्यों को सफिशिएंट वैक्सीन नहीं दे पाई वो, तो सरकार ने फिर कहा राज्यों से कि आप ही ले लीजिए, डायरेक्ट खरीद लीजिए विदेश से। राज्यों ने यही कोशिश की भी, लेकिन नाकामयाब रहे। कैसे, अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। हमारी फाइजर से बात हुई। फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई। मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं। हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं। तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांटे। इसके एक दिन पहले पंजाब के सीएम ने भी बताया था कि वैक्सीन के लिए उन्होंने मॉडर्ना को रीच किया, तो जवाब मिला कि कंपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डील करती है। अब अगर ऐसा है तो क्या भारत सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है कि कंपनियां हमारे राज्यों से डील कर लें? और फिर इन ग्लोबल वैक्सीन कंपनियों को राज्य से डील करने में दिक्कत क्या है, सवाल ये भी है। हमने बात की इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर प्रभाष के दत्ता से और यही जानने की कोशिश की। उसकी एक बड़ी वजह है, जैसे अमेरिका की जो दोनों कंपनियां हैं वहाँ
जो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम हुआ वो टैक्स पेयर्स के पैसे का उसमें योगदान रहा है। तो वो इसलिए उनका है कि वो सरकारों को, जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसको ही दे रही है, और यही बात उन्होंने इंडिया में कन्वे किया है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब अलग अलग स्टेट्स के साथ वो डील करेंगे तो उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इंडिया में जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का जो अभी अरेंजमेंट है उसमें, और प्रोक्योरमेंट का अरेंजमेंट है, इसमें इसको लेकर उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि स्टेट्स आखिर किस हद तक लेंगे और फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल के पास कैसे जाएगा, या गवर्नमेंट के साथ क्या शेयर रहेगा। अगर कल को इंडिया में पॉलिसी ये बदल दी जाती है, फिर कोई इंटीग्रेटेड पॉलिसी आती है, तो उनके पेंडिंग सप्लाईज का क्या होगा, क्योंकि वो उनके पास स्टॉक नहीं है अभी। स्टॉक अगर आज वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर ले तो कुछ हफ्तों बाद ही वो आ सकेगा, वो इमीडिएटली नहीं आ रहा है, कुछ महीने लगेंगे उसमें अभी, और इस साल के अंत से पहले वो भारत के किसी भी राज्य को सप्लाई करने की स्थिति में नहीं होंगे। तब तक अगर पॉलिसी में कोई चेंज होता है तो उनके वैक्सीन का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुका होगा उसका क्या होगा, इसको लेकर उनके दिमाग में कंफ्यूजन है। भारत सरकार कर सकती है कि वो कंपनियों से बात करे, एक समान रेट तय करे, और उस रेट के हिसाब से अलग अलग राज्य अपनी जरूरतों के मुताबिक डिमांड प्लेस कर दें और वो वैक्सीन आने लगे, लेकिन उसमें भी अभी कुछ महीनों का वक्त लगेगा। प्रभाष जी, आपको नहीं लगता कि 50-50 प्रोक्योरमेंट मॉडल का फेल्योर है ये, और क्या इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग भी आप देखते हैं? देखिए, ये 50-50 जो मॉडल है ये पॉलिटिक्स की ही देन है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ भारत में तो जनवरी में, तो सेंट्रल कंट्रोल था, सेंट्रलाइज तरीके से वैक्सीन अलग अलग स्टेट्स को एलोकेट किए जा रहे थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के हाथ में उनकी नीतियों के हिसाब से हो रहा था। फिर अचानक से अप्रैल में केसेस बहुत बढ़े, बहुत दबाव बना कि जो इतना नियंत्रित वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार की दलील थी कि हमारे पास इतने वैक्सीन नहीं है, इतने डोजेज अभी उपलब्ध नहीं है कि हम इसका दायरा बढ़ाएं, इसलिए प्रायोरिटी तय करनी होगी। लेकिन कई राज्य सरकारों ने भी लिखा, कई राजनीतिक दलों ने भी कहा, और कई एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को सामने रखी कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने ये 50-50 मॉडल दिया, अब ये इसकी मेरिट्स पर इसकी एनालिसिस थोड़े समय बाद हो सकेगी, जब भारत में वैक्सीनेशन का कुछ अच्छा खासा एक डेटा तैयार हो जाएगा। वो जो 50-50 फॉर्मूला बना वो राजनीतिक दबाव, राजनीतिक प्रक्रिया से निकल के आया, और अभी राज्यों को खरीदने की जब बात आई तो दो कंपनियां जो भारत में है, भारत में वैक्सीन बना रही है और सप्लाई कर रही है सरकारों को, उन्होंने राज्यों के लिए एक अलग रेट रखा, और केंद्र सरकार के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट में वो कीमत दूसरी थी। तो ये एक दुविधा होगी। ये 50-50 मॉडल आप फेलियर कह लें, या इसको डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिक्स होती है उसकी खूबसूरती कह लें। हमारे यहाँ बड़े जोर शोर से 16 जनवरी को दुनिया का सो कॉल्ड सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था। अब लोगों को उतनी ही बड़ी उम्मीदें भी थी, लेकिन 4 महीने बीतते बीतते वैक्सीनेशन के मेगा ड्राइव को मेगा क्राइसिस बनते देखना पड़ा है। समस्या यह है कि लगाने को वैक्सीन नहीं है। ऐसे माहौल में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 5 दिन के अमेरिका यात्रा पर निकले हैं। 28 मई तक वहीं रहेंगे। उनका यह दौरा भारत के लिए कितना अहम है और इस बैठक का एजेंडा क्या है, यही हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है डॉक्टर जयशंकर का, क्योंकि इस विजिट में, इस दौरे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होने वाली हैं। एक तो जो वैक्सीन की किल्लत भारत महसूस कर रहा है, उस किल्लत को कैसे पूरा करे, कौन से देश हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं और कौन से ऐसे देश हैं जो भारत को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर अगर आता है वो अमेरिका का आता है। अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ भारत की सरकार
अपना अपना राब्ता बनाए हुए हैं काफी समय से। और जब वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये घोषणा की कि जो वहां पे निर्मित वैक्सीन हैं उनको वो बाकी देशों में, अन्य देशों में भेजने वाले हैं, तब ये जरूरी हो गया था कि भारत अपने नुमाइंदे भेजे और ये बताएं अमेरिका को कि जो भी आप रिलीज करने वाले हैं उसमें प्रायोरिटाइज भारत को जरूर किया जाए। बस इसलिए नहीं क्योंकि भारत आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए भी क्योंकि भारत को आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो विजिट का पहला पहलू है वो वॉशिंगटन से नहीं लेकिन न्यूयॉर्क से शुरू होता है। तो न्यूयॉर्क में वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मिलने वाले हैं। वहां पर भी कोविड के रिलेटेड ही बातचीत होने वाली है, चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात हो या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एकजुट होकर पूरे आपदा से लड़ना है, उस पर बातचीत हो। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत नॉन परमानेंट मेंबर बनने के बाद ये जयशंकर का पहला दौरा है। तो इसलिए ये आज के जो मीटिंग्स हैं यूनाइटेड नेशंस में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गीता जी, समूची दुनिया जब वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई के मामलों में जूझ रही है, अमेरिका की भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, ऐसे में इंडिया जो है वो अमेरिका से वैक्सीन हासिल करने में किन किन पहलुओं से इंगेज करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जो पहला पहलू था उसके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन अब जो आप पूछ रहे हैं वो जो दूसरा लेग ऑफ टूर होगा जयशंकर का, उस पर होगा। डॉक्टर जयशंकर 26 तारीख से वॉशिंगटन में होंगे और उनके बायलैटरल मीटिंग्स हैं उनके काउंटरपार्ट सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ। उसके अलावा वो बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलने वाले हैं। तो दो पहलू हैं इस पूरे टूर का जो वॉशिंगटन में होने वाला है। एक जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, भारत सरकार कैसे वैक्सीन के बारे में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं और अपने जो डिमांड्स है उसको अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखेगी। दूसरा पहलू है कि कैसे वो बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो हर जो ये प्रोडक्शन सप्लाई एक्सपोर्ट्स होता है उसका कोई कंट्रोल सरकार पर नहीं होता। बिजनेस कम्युनिटीज अपने आप भी डिसाइड करते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटीज को इंगेज करने वाले हैं डॉक्टर जयशंकर। हालांकि वैक्सीन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफेंस एक्विजिशंस जो बिल है उनका उसके अंडर डाल दिया है जो बाइडेन ने, इसीलिए अपने आप ही कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह आप वहां से खरीद नहीं पा रहे, आप मंगवा नहीं पा रहे। इसीलिए जो बातचीत सेक्रेटरी ब्लिंकन की डॉक्टर जयशंकर के साथ होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अभी हाल ही में लंदन में भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब जब वो गए हैं तो उनके टॉप ऑफ द एजेंडा में वैक्सीन डिप्लोमेसी ही है। दो चीजों पर बातचीत होगी। एक है वैक्सीन कितने मात्रा में अमेरिका भारत को दे सकता है जो इमीडिएट रिलीफ देगा हमें। दूसरा है कि जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वैक्सीन बनाने के लिए वो कितनी मात्रा में भारत को अमेरिका पहुंचा सकता है और कितने जल्द पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर ये की इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं तो हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन में ज्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए ये दो पहलू है, एक है वैक्सीन कब तक पहुंचेंगी, दूसरा वैक्सीन बनाने की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कब तक पहुंचेंगे। भारत कोविड-19 महामारी में 3 लाख लोगों को खोने वाला तीसरा देश बन गया है। इससे पहले मनहूस रिकॉर्ड अमेरिका और ब्राजील के हिस्से आया था। इस रविवार को सरकार ने प्रिसाइजली 4,454 लोगों की मौत दर्ज की है। हालांकि बीते 24 घंटों में डेली इन्फेक्शन के मामले घटकर 2,22,000 भी हुए हैं, जो 15 अप्रैल के बाद सबसे कम है। मगर ये 3 लाख मौत क्या कहती हैं और आगे क्या आसार हैं? हमने इंडिया टुडे डेटा टीम के हमारे साथी दीपू राय से बात की, पूछा कि 3 लाख कुल मौत में जो आखिरी 1 लाख मौत हैं वो किस रफ्तार से हुई और क्या पता चलता है इससे सेकेंड वेव की इंटेंसिटी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट अगर डेथ की इंटेंसिटी कितनी रही है अगर हम इंडिया में देखें तो आप पाएंगे कि करीब 402 दिन लगे थे इसको तकरीबन 2 लाख होने में। अगर हम पहले रिकॉर्ड जो है 23 मार्च 2020 से ले रहे हैं तो अभी तक 428 दिनों में इंडिया में 3 लाख से ज्यादा 3,03,720 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना से। और ये रफ्तार की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे तो 148 दिन में 50,000,
फिर उसके बाद अगर काउंट करिए तो 195 दिन में 1 लाख, मैं 23 मार्च से काउंट कर रहा हूँ, 23 मार्च 2020 से, और उसके बाद अगर आप ये नंबर देखिए तो करीब करीब 402 दिन में 2 लाख, लेकिन 428 दिन में 3 लाख। तो ये 402 और 428 के बीच ये जो 26 दिन का ये नंबर आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला है, यानी कि सेकेंड वेव बहुत ज्यादा मारक साबित हुआ। लेकिन ये जो लास्ट का मई का महीना रहा है वो बहुत ही क्रूशियल रहा, बहुत ज्यादा एक तरह से चैलेंजिंग रहा इंडियंस के लिए, और उसमें ये रहा कि केवल और केवल 26 दिन में 1 लाख से ज्यादा आंकड़े पार कर गए डेथ्स के। लेकिन ये नंबर तब है जब वो सरकार जो रिपोर्ट कर रही है। एक चीज और बताइए दीपू, ऐसा क्यों होता है कि डेली केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन उसी रेशियो में मौत कम नहीं हो रही हैं? मौत अब भी 4000 के पार, मतलब ऑलमोस्ट 4500 मौत कल हुई हैं, ऐसा क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन आपको मैं बताऊं कि यह है कि हम लोग टाइम लैग को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन केस काउंट हुए उसी दिन किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है। एवरेज ये मान के चला जाता है कि अगर बहुत ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन आती है, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन या उसकी सिचुएशन बिगड़ती है, तो आमतौर पर 14 दिन के बाद होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि केसेस के नंबर, न्यू केसेस के नंबर तो थोड़ा सा मॉडरेट होने लगे हैं, कम होने लगे हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जो डेथ्स के नंबर है वो अभी भी ऑलमोस्ट वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि ये आप 19 मई के बाद देख लीजिए, 24 मई का एक तरह से रिकॉर्ड डेथ्स नंबर है ये। अच्छा, बीते हफ्ते फर्टिलिटी रेट थोड़ा कम हुआ है, आगे के लिए क्या कोई प्रोजेक्शन अभी हम दे सकते हैं? बिल्कुल, आगे के प्रोजेक्शन ये है कि धीरे धीरे आप देख लीजिए, जैसे कि ट्रेंड डाउन होने का है न्यू केसेस में, वो करीब 8 से 10 मई, मैं 7 डेज एवरेज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस रिपोर्ट हुई, कुछ अगले दिन हुई। तो उस एनोमलीज को दूर करने के लिए, उस स्पाइक को, सडन स्पाइक को दूर करने के लिए अगर हम 7 डेज के नंबर्स भी लें तो मई 19 से जो नए केसेस थे वहां पे से उनमें थोड़ी सी गिरावट देखने में आई। जो केसेस थे वो 3 लाख से नीचे आने शुरू हुए, और उसके बाद ये लगातार गिरते गिरते आज आप देख लीजिए 2 लाख से ऊपर थोड़ा सा केसेस दर्ज किए गए। लेकिन जो डेथ्स के नंबर हैं वो दिखा रहे हैं, 7 डेज एवरेज का भी देखिए अगर, तो अभी वो ये बता रहे हैं कि 22 मई के आसपास 3741 और 23 मई के आसपास तकरीबन 4454 के आसपास न्यू डेथ्स के ये नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे गिरावट अभी नहीं देखी जा रही है। यानी कि अगर 7 मई के बाद से अब तक अगर 14 दिन मान भी लें, 21 मई के आसपास या उसके बाद आगे जिस तरह से केसेस थोड़ा सा मॉडरेट हुए हैं, उसका अगले वीक में थोड़ा सा असर दिख सकता है कि डेली के जो रिपोर्टेड, सरकार की ओर से रिपोर्टेड केस के नंबर्स हैं उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है अगले वीक से। दो ओलंपिक्स में लगातार 2 मेडल, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न जैसे सम्मान, ये सारा कुछ ऐसा है जिसने रेसलर सुशील कुमार को पहलवानों की दुनिया में लिविंग लीजेंड बनाया है। लेकिन उपलब्धियां अपनी जगह हैं और पुलिस कस्टडी में उनसे हो रहे सवाल अपनी जगह हैं। आरोप उन पर हत्या का है, हत्या भी एक उभरते हुए रेसलर की जिसका नाम सागर धनखड़ था। विडंबना देखिए कि 7 राज्यों में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील कुमार छिपते रहे और जब पुलिस के हाथ आए तो तारीख 23 मई थी जिस दिन वर्ल्ड रेसलिंग डे था। तौलिए में मुंह छिपाए सुशील को देखना देश को चौंकाने के लिए काफी था। सब पूछ रहे थे कि सुशील कुमार जैसे पहलवान अपनी राह से कैसे भटके, शोहरत का कोई नशा था या ताकत का कोई गुमान था। विवाद सुशील कुमार को लेकर पहले भी उठते रहे हैं, आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं। बवाना गैंग से सुशील के संपर्क की बातें होती रही हैं। 4 मई के जिस दिन दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या की गई, इसमें भी बवाना गैंग के लोगों की भूमिका इन्वेस्टिगेट हो रही है। अब मन में सवाल ये उठता है कि पहलवानों और अपराधियों का ये नेक्सस दिल्ली में कैसे हुआ, काम कैसे कर रहा है। ये हमने सवाल किया आज तक की क्राइम टीम के प्रमुख और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शम्स ताहिर खान से। पहलवानी ऐसा नहीं है, पहले से भी थी, तो लेकिन दूसरी चीजें थी। अगर खासतौर पे मैं हरियाणा की बात करूं या फिर ईस्टर्न यूपी की बात करूं, बनारस में, तो पहलवान यहाँ पे प्रोफेशन के तौर पे तो लोग आते थे, लेकिन इनका करियर बहुत आगे नहीं जाता था। बल्कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, जो गैंगस्टर हैं या डॉन हैं, वो आप देखें तो बॉडीगार्ड के तौर पर पहलवानों को ही रखते थे।
बल्कि मुहावरे में भी इस्तेमाल होता था कि 4 पहलवान बुला लो, अभी इनको ठीक करता हूँ। तो पहलवानी का कहीं ना कहीं क्राइम के साथ नेक्सस शुरू से रहा है, और चाहे वो किसी को धमकाने में, डराने में, जमीन कब्जा कराने में, बेसिक यही चीजें होती थी, या किसी बाहुबली या नेता के एक तरह से बॉडीगार्ड बन के उसके साथ रहने में। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे पहलवान रहे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा, बहुत सारे पकड़े भी गए, बहुत सारे ऐसे गैंग हुए, गैंगस्टर हुए जिनका पहले अखाड़े से शुरुआत हुई थी। तो सुशील कुमार से पहले भी ये सारी चीजें थी, नेक्सस था पहलवानों का क्राइम की तरफ और क्राइम के मैदान में। एक पहलवान या पहलवान लोग, एक तो कदकाठी होती है, ताकत होती है, तो आपको क्राइम की दुनिया में एक आइडियल माना जाता है कि एक पहलवान टाइप का आदमी आपके साथ हो तो 4 लोग डरेंगे, आराम से उसको उठा सकते हैं, पीट सकते हैं, मार सकते हैं। तो पहलवानों का इस्तेमाल इस तरीके से होने लगा था, और पहलवान इस तरीके से क्राइम की दुनिया में रहे भी, लंबा इतिहास भी है। लेकिन एक उम्मीद थी कि सुशील कुमार के बाद जो नई जनरेशन आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, एक आइडियल हीरो मानते थे, और शायद वो इस तरफ से हटेंगे। लेकिन जब आपका हीरो ही फिर इस तरीके की चीजों में फंस जाए तो फिर उनके भी सपने टूटते हैं, हौसला टूटता है। तो ये चीजें हुई। लेकिन अगर पहलवान, बल्कि कुछ पहलवान के तो नाम पे ही गैंग चलता था, मुझे याद है, अल्लू पहलवान और एक और था, मैं सब भूल रहा हूँ। तो पहलवान के नाम पे गैंग चलाना एक बड़ी बात होती थी, मतलब ये फलाना पहलवान है, इससे लड़ोगे भिड़ोगे तो बड़ा बुरा होगा। ये पहलवान जब कुछ बड़ा नहीं कर पाते स्पोर्ट्स में, तो इनका प्लान भी क्या होता है शम्स जी, और कैसे स्ट्रगल होता है, ये ऐसे गैंग्स में फंस जाते हैं? सुशील कुमार जब हीरो बने, एक देश के आइकन बने, तो ना मालूम सैकड़ों हजारों लोगों ने अखाड़े का रुख किया था, इनके बाद बाकी इनको छोड़कर। इसमें भी नाम है, पैसे हैं, शोहरत है, दौलत है। लेकिन जब वही हीरो इस तरीके का उसका चेहरा सामने आता है तो जाहिर सी बात है डर भी लगता है और लोगों की उम्मीदें भी टूटती है, और फिर लगता है कि ये क्या है। अब सुशील के इस क्राइम की वजह से कुश्ती की बारीकियों और कुश्ती के पीछे का ये जो काला सच है, ये धीरे धीरे करके मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहा है। तो वो माँ बाप थोड़े घबरा जाते हैं, डर जाएंगे कि यार ये तो पहलवानी में ये भी होता है, पहलवान लोग क्राइम के रास्ते पे भी ज्यादा चलते हैं, उगाही भी करते हैं, वसूली भी करते हैं, धमकाते भी हैं, तो फिर वो डरेंगे भी। अब सुशील कुमार के एक एक करके पहले चुके तो खुल के बोल नहीं रहा था, लेकिन ये है कि भाटी जैसा गैंग जो एक गैंगस्टर रहा, चाहे फिर वो ये एक 2 और बड़े बड़े गैंग हैं जिसमें बिश्नोई है, उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन गुंडों के साथ रहना, जमीन कब्जा करवाना और उसमें उनकी मदद करना, एमसीडी के टोल को लेना, टोल की उगाही इन जैसे गैंगस्टर को देना, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके सुशील कुमार के सामने आ रही है। यहाँ तक कि अब तो बात 2016 नरसिंह यादव के केस की भी आ रही है, जिसमें ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुके थे नरसिंह यादव 74 केजी कैटेगरी में, और सुशील कुमार ने उस वक्त ओलंपिक क्वालिफायर का टेस्ट नहीं दिया था। बाद में लड़ाई हुई और फिर ये हुआ कि नरसिंह यादव ही ओलंपिक में जाएंगे, सुशील कुमार कोर्ट भी पहुंचे, हार गए। फिर भारतीय कुश्ती संघ ने कहा नहीं अब नरसिंह यादव ही जाएगा, लेकिन जाने से 10 दिन पहले नरसिंह यादव का डोप टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव पाते हैं और उसके बाद उनको 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में वही नरसिंह यादव इल्जाम लगाते हैं सुशील पर। डोप टेस्ट असल में साजिश थी सुशील कुमार की ताकि मैं ओलंपिक में न जाऊं। 5 साल पहले का ये बड़ा इल्जाम, क्या अब उसकी दोबारा जांच होगी? इसके अलावा परवीन राणा के साथ ट्रायल के दौरान ये लड़ाई, मारपीट, योगेश्वर दत्त के साथ झगड़ा, और इन सारी चीजों की अब अगर जांच होती है तो एक हीरो से जीरो बनने की पूरी कहानी शायद सामने आएगी। अच्छा, रेसलिंग कम्युनिटी को सुशील कुमार के ऊपर लगे आरोप के बाद कैसा नुकसान होगा, ये बताइए। बच्चे होते हैं, शौक शुरुआत में अखाड़े और ये सारी चीजें तक तो ठीक है, लेकिन जब उनको कोई बड़ा गोल नहीं मिलता और हर एक कोई ओलंपिक और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स तक नहीं पहुंच पाता, मेडल नहीं मिलता, तो फिर उनके भी जिंदगी का सवाल होता है, वो कोई ना कोई रास्ता अपनाते हैं। ऐसे वक्त में 2-3 चीजें होती। एक, आप एक चलन में है बाउंसर। ये बाउंसर भी एक्चुअली ये वो लोग हैं जिनकी कदकाठी अच्छी होती है, अखाड़े में रहे, उनको फिर आप उसी तरीके की वर्दी पहना के शहरों में 5 सितारा होटलों में बड़े बड़े स्टार के साथ उनके साथ आप लगा देते हैं, तो वो बाउंसर हो गए। बाकी जो पहलवान है उनको कुछ जो गांव या उसके इलाके के बड़े दबंग लोग हैं वो अपने पास नौकरी दे देते हैं कि तुम आओ, एक तरह से वो भी सुरक्षा गार्ड या उनके जो इलीगल काम है उनको करते हैं। तो पहलवानी अगर करियर नहीं बन पाया तो उनके पास ऑप्शन कम होता है, फिर वो क्या करते हैं, अपने शारीरिक बनावट, कदकाठी, ताकत, इन सब चीजों का फिर फायदा वही उठाते हैं, मसल पावर का। और मसल पावर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जिनकी दुनिया में होता है। तो एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी बिरादरी उसी तरफ चली जाती है। जैसे बनारस की अगर हम बात करें, बनारस में बड़े हट्टे कट्टे तमाम पहलवानों की एक खेप हुआ करती थी, और बीच में ऐसी बहुत थी, अब तो इधर कुछ कम आने लगी, लेकिन ये था कि किसी को डराना धमकाना है तो दिल्ली जैसे शहरों में भी बनारस से लोग हायर करके पहलवानों को बुलाते थे, गाँव जमाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। ये छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग करते थे।
तो इनका चूंकि कोई और जरिया नहीं है इनकम का और हर एक कुछ रकम देता नहीं है, तो बड़ी आसानी से पैसे के लालच में, और इनको लगता है कि आसान काम है, कहीं जमीन कब्जा करना, मकान खाली कराना, तो उसके लिए इनको हायर किया जाता है और इनके लिए बड़ा आसान तरीका होता है पैसा कमाने का। तो इसलिए बहुत आसानी के साथ ये लोग जुर्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं। और अब वक्त है विदा लेने का। आज का पॉडकास्ट प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी कपिल देव सिंह। शो के बारे में कुछ कहना हो तो radio@aajtak.com हमारा पता है ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरा नाम नितिन ठाकुर है। मुझे इजाजत दीजिए और आप आज तक रेडियो सुनते रहिए।